और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और कुछ भी हो गैसियस वॉल्यूम तो नहीं ही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीजें मेंशन करी गई हैं, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सॉलिड्स हैं, तो कॉपर के ओर्स हैं भाई, ये गैसियस तो है नहीं, तो नॉनसेंस है। गैसियस वॉल्यूम कहां से लाएंगे? ए बी या सी में ही कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी या सी में ही कुछ देखो। तो आप देखें, कॉपर का अगर सल्फाइड है तो उसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी है? 66.5। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी है जो बच गया? 33.5। ओके। कॉपर ऑक्साइड में 79.9, 8 और 20.1। और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में 40% सल्फर है और 60% ऑक्सीजन। ओ, 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 कॉपर एक बार जुड़ रहा है सल्फर से, कॉपर एक बार जुड़ा है ऑक्सीजन से, और सल्फर एक बार जुड़ रहा है ऑक्सीजन से। आप देखें, AB, AC और BC इस तरह के अटैचमेंट्स हो रहे हैं। हाँ जी, कोई लॉ इलस्ट्रेट होगा इसमें, क्या साबित करेंगे? ये लॉस थे क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, कुछ याद है आपको? हाँ, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्या था वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस? कि अगर कोई दो एलिमेंट कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर H2O बना रहे हैं, तो किसी भी सोर्स से आए हाइड्रोजन, किसी भी सोर्स से आए ऑक्सीजन, और किसी भी सोर्स से आ रहा है उनके द्वारा बनाया गया पानी, कहीं से भी पानी प्राप्त करेंगे, रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कांस्टेंट होगा, हमेशा 2:1 होगा। यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अच्छा था ये लॉ, चलता रहा। लेकिन तब लोगों को वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर पता चला वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है, Cu2O भी हो सकता है और CuO भी हो सकता है। तब आया एक दूसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। वाओ, इसमें क्या है? ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं A और B, और अगर वो कंबाइन करते हैं और एक नहीं एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे Cu2O और CuO बना सकते हैं, तब क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि अगर आप ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड मास ले लीजिए, जैसे 16 ग्राम आपने ऑक्सीजन फिक्स्ड ले ली मान लीजिए, अगर ऑक्सीजन का आप एक फिक्स्ड मास ले लेंगे, और ये कौन सा होगा? जो एलिमेंट सेम आ रहा है उसको एक फिक्स मास लीजिए। एक फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ जितना मास M1 और M2 लगेगा कॉपर का या दूसरे एलिमेंट ए का, M1 और M2, वो एक सिंपल इंटीजर रेशियो में होगा। जैसे हमारे केस में वो 2:1 हो जाए, Cu2O और CuO। ठीक। तो if two given elements form more than one type of compounds, then the masses of one element which combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of simple integers. Yeah, they have their masses in simple integer ratio. ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉज रिपीट कर दिए मैंने आपके लिए, देखिए आप। तो यहां तो ये कुछ और ही नजर आ दिख रहा है। यहां तो केस है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस का। अब ये कैसा लॉ है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस? इसमें देखिए ये लव ट्रायंगल बनता है। कैसे? अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं A, B और C, और अगर बनता है AB और BC और AC, कुछ ऐसे बनता होगा। हाँ जी, ठीक। तो आप ये देखें कि अगर इस तरीके से AB, BC, AC बनता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है CH और O का, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आप एक देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है, कार्बन का है मास 12, हाइड्रोजन का 1:4 4, तो 3:1 का रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन में। मीथेन में आप देखें 3:1 का रेशियो है। ठीक है, तो मास रेशियो ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन कितना है? अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो 12:32 यानी 3:8 आ जाएगा। ठीक है, CH और CO हो गए, तो H और O का रेशियो कितना है? H और O का रेशियो है 2:16 यानी 1:8। अच्छा,
तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या कहेंगे आप? क्या आपको इनमें कोई संबंध दिखाई पड़ता है? हाँ, आपके पास है C अपॉन H, और अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे H अपॉन O से, तो आपको मिल जाएगा C अपॉन O, HH कट जाएगा। मतलब C और H का रेशियो है 3 अपॉन 1, H अपॉन O का रेशियो है 1 अपॉन 8, तो C और O का रेशियो मिल जाएगा 3 अपॉन 8। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अच्छा, हमारे उसमें क्या होगा? हमारे उसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्या था? आपके पास था कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन। हाँ जी। तो CuO में मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड ऑफ कॉपर बराबर मास, या सॉरी, दिस मल्टीप्लाइड बाय mass of oxygen upon mass of sulfur in SO3 will be equal to mass of copper upon mass of sulfur in copper sulfur. ये होना चाहिए एज पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्या ऐसा वास्तव में आ रहा है? अब देखते हैं क्या है। मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, अब वो गंदगी को निकालिए। मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था? उसमें था कॉपर के ऑक्साइड में कॉपर बाय ऑक्सीजन है 79.9 बाय 20.1, 79.9 अपॉन 20.1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ सल्फर। SO3 में अगर आपको याद हो 40% बोला था, यहाँ पे देखिए 40% है सल्फर और 60% है ऑक्सीजन। अच्छा, तो 60/40, ये क्या ये बराबर है किसके? सल्फाइड का अगर केस ले तो क्या है? सल्फाइड है 66.5 अपॉन 33.5। क्या ऐसा है? ये पूछा है। ओहो, ये कैसे करेंगे? अरे अभी कर लेते हैं। 66.5 को अगर मैं थोड़ा सा 66.6666 लिख लूं तो हो जाएगा 2/3, अदर 200/3, 200/3 अपॉन 100/3। ये है। ये कैसा हो जाएगा? 79.9 लगभग है 80 और ये लगभग है 20। क्या ये दोनों साइड बराबर हैं? प्रश्न है। 4, 4 और 1.5 6, लगभग 6 है। क्या ये बराबर है? तो देखिए यहां आ रहा है 6 और यहां आ रहा है 2। क्या ये सिंपली रिलेटेड है? हाँ जी, और यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जैसे कॉपर कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ही कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ, ठीक है, जब AB और AC कंबाइन करते हैं, ठीक है, और अगर एक फिक्स्ड मास ऑफ कॉपर में ले लूं जिसके साथ कुछ ऑक्सीजन और जिसके साथ कुछ सल्फर कंबाइन करता है, तो जब यही ऑक्सीजन और सल्फर आपस में कंबाइन करेंगे, जब यही ऑक्सीजन और सल्फर आपस में कंबाइन करेंगे, तो वो एक सिंपल रेशियो में होंगे, इंटीजर मल्टीपल होंगे किसका? अगर एक फिक्स्ड मास ऑफ कॉपर से जब वो कंबाइन कर रहे थे उसका रेशियो ले रहे थे तब उसकी। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेट करने में गंदा लगता है, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से आराम से बता पाऊंगा। कॉपर और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, कुछ रेशियो था। ऑक्सीजन और सल्फर ने कंबाइन किया, कुछ रेशियो है ना? तो इसमें आप देखिए, एक ऑक्सीजन का एक सर्टेन मास है जो कंबाइन कर रहा है कॉपर के साथ और कर रहा है सल्फर के साथ। यहाँ पर हमने कॉमन एलिमेंट लिया है ऑक्सीजन को, और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको कैंसिल कर दूं, तो इसका मतलब है अगर मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों में सेम था, कॉपर के ऑक्साइड में और सल्फर के ऑक्साइड में, अगर ऑक्सीजन का सेम मास था हमारे पास, तो जो मास रेशियो आएगा कॉपर और सल्फर का, प्लीज नोट, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड अलग अलग कंपाउंड्स हैं, और इनमें भी अगर सेम मास ऑक्सीजन ले लिया तो जो रेशियो कॉपर और सल्फर का आ रहा था वो रेशियो हमने डिराइव किया, और वो आ रहा है लगभग लगभग 6। हाँ जी। और अगर हम एक ऐसा कंपाउंड लें जिसमें वास्तव में कॉपर और सल्फर ने कंबाइन किया है, कॉपर सल्फाइड, हाँ जी, और उसमें रेशियो देखें तो उसमें रेशियो आ रहा है 2। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब बी और सी ने एक साथ कंपाउंड बना रखा है तो उसमें उनका रेशियो निकालो, और जब बी अलग से ए के साथ और सी अलग से उतने ही मास ऑफ ए के साथ कंबाइन करता है, तो अब बीसी का मास रेशियो निकाल लो। ये जो दो रेशियोज हैं ये इंटीजर मल्टीपल रेशियोज होंगे,
ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। थोड़ा उलझा हुआ लॉ लगता है, देखने में काम भी नहीं आता ऐसा, और ठीक है क्वेश्चन था तो आगाज उसी से कर दिया। देखिए आप, मजेदार है, गंदा लग रहा है हमें तो काम की बात करो, आगे देखो कोई नहीं पूछता कभी, है ना। बताया क्यों? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा है, कई लोग रोना पीटना मचा देते हैं, सब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या है क्या है। सुन लो एक बार क्या है, कि तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए है, ये जेई के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यू नेवर नो क्या आ जाए कब, लेकिन फिर भी अभी तक तो नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1.7 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? C12H22O11, ये फॉर्मूला है सुक्रोज का। इसे रिवीजन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे आपने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज मोल कंसेप्ट है तो हमें आपको बता देना चाहिए। कैसे निकालोगे? मोल्स निकालो, पहले मोलर मास निकालो। 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। 16 11 जा 176, 144 और 22, 6 4 10 2 12, 7 4 11 12 2 14 और 342 मोलर मास है शुगर का 342। तो और यहां मास दे रखा है 1.71 ग्राम्स। therefore number of moles is m upon m grams per mole, and this is equal to 1 upon 200 grams per sorry grams per मोल। तो ये हो जाएगा इतने मोल्स, इतने मोल्स हैं सुक्रोज के। ये मोल्स किसके हैं? ऑफ शुगर। therefore moles of oxygen atoms O11 है, is 1/200 into 11 moles। और एटम्स कितने हैं? 11/200 into Avogadro's number 6.023 into 10⁻23। ओ माय गॉड, कितना जाएगा ये? एक जीरो काट दो तो 11 into 6 यह जाएगा 11 into 6/20 into 10⁻22, यह जाएगा 10 और यह जाएगा 3, तो 3.3 into 10⁻22, 3.3 into 10⁻22, इतने होंगे ऑक्सीजन एटम्स, 1.71 ग्राम्स सुक्रोज। ठीक है, बिल्कुल। Which of the following will have maximum mass? 40 ग्राम आयरन, ठीक है, वो दिख ही रहा है। ग्राम एटम किसे कहते हैं? ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1.2 मोल्स ऑफ एन एटम्स। 1.2 इंटू 14, तो 12 14 जा या 14 12 जा, 14 2 जा 28 और 168, 16.8 ग्राम्स। ये तो कम है। इतने एटम्स हैं कार्बन के, 6.023 इंटू 10⁻23 मोल्स हैं कार्बन, इतने ग्राम्स है कार्बन के। तो ये लेस देन 12 ग्राम्स आएगा, तो 40 ग्राम से तो कम ही होगा, आउट हो गया। 1.12 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी, 1.12 लीटर्स, 1.12 अपॉन 22.4 मोल्स हैं O2। अच्छा ऐसा है, 22.4 liters of any gas, ideal gas contains 1 mole at STP, बस 1/20 मोल, 1/20 इंटू 32 ग्राम, और ये तो बहुत कम है, 1.6 ग्राम्स। यस, आउट। सबसे ज्यादा वजन किसका है? 40 ग्राम आयरन, लोहे का वजन है, क्या बात करते हो तुम, बाकी सब कहां अड़ते हैं? नहीं अड़ते। ठीक, राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये फॉर्मूलों की लिस्ट है। मोल्स इज मास बाय मोलर मास, moles is also number of particles by, this is n by na, m by m, and which is volume by 22.4 liters per mole। ऐसे जो फॉर्मूला चाहो लगा। How many molecules are present in 1 ml of water vapors at Satapa STP? कैसे निकालेंगे? मोल निकालेंगे। 1 ml corresponds to 1/22.4 millimoles। इतने मिलीमोल्स हैं किसके? वाटर वेपर। और मेरे भाई अगर इतने मिलीमोल्स हैं, 1/22.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और मिली के एवज में इतना, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये मिली मोल था तो मिली का 10⁻³ लगाया है और कुछ नहीं। एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर।
कितना है तो गंदा ही 6.023 अपॉन 2.24 इंटू 10⁻19 ये आ जाएगा। रक्षा कर प्रभु, कितनी गंदगी है इसमें। गंदगी तो है, क्या करें, दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। एक तो 10⁻19 है, इतने तो मॉलिक्यूल -19, तो 1 से कम तो क्या होगा, तो ये तो गलत है बी और सी। ये ही सही है। अब या तो ये 1.69 है, 2.69 है, ये कैसे देखें। तो देख, ये लगभग लगभग 6/2.24 है। अच्छा, अगर 6/2 होता तो 3 हो जाता, और 0.24 है तो 3 से थोड़ा सा कम है, 3 से थोड़ा सा कम 2.69 डी लगता है आंसर। अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे। अदरवाइज भी देख, ये कितना था, 3/1.12। अच्छा, 3/1.12 कितना बढ़ जाता है ये। अगर देखो तो 3 प्लस 3/1 प्लस 0.12, this is 3 into 1 minus 0.12, which is 3 minus 0.36, which is 2.64। बहुत रफ कैलकुलेशन है, पर आ जाएगी भाई, आ जाएगी। डी इज द आंसर, पहले निकालिए था जी, डी इज द आंसर। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स, एक के बाद एक बेसाख्ता लगातार दनादन। A compound contains 69.5% oxygen and 30.5% nitrogen, and its molar mass is 92. The molecular formula of the compound will be, ठीक है, ऑक्सीजन है 69.5, नाइट्रोजन है 30.5, मोलर मास है 92। इतने इतने ग्राम्स हैं। ये क्या है, मास, ठीक है। तो मोल्स कितने होंगे, 69.5 अपॉन 14, 30.5 अपॉन, सॉरी 16, 14, ठीक। मोलर मास जो है होता रहेगा, देखा जाएगा उससे क्या करना। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो निकाल लेते हैं एन और ओ का। अच्छा वैसे एक सिंपल सी बात बताऊं तुम्हें, क्या शरारत वाली है, NO2 का डबल N2O4। हाँ, वैसे तो मोलर मास दे रखा है 92, तुम चाहो तो रेशियो निकाल के कर लो फंडामेंटल से, और चाहो तो डायरेक्ट जोड़ के देख लो। N2O जोड़ोगे 92 नहीं आएगा। N2O 14 2 28, 38, 44, मोलर मास 44 है, ये 46, ये 92 है, और ये 108। तो 92 तो खाली ये सीज द आंसर, खाली इससे काम हो जाएगा, और एबीसीडी ऑप्शन देख के तुम्हें बाकी करने की जरूरत भी नहीं है। एक सस्ती ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक। एग्जाम में बढ़िया, लेकिन करना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिखाओ कैसे निकालते हैं, वो भी सिखा देता हूँ। ऐसे निकालते हैं, मास निकाला, मोल निकाले, रेशियो ले लो, रेशियो ले, हम रेशियो ले लो, कैसे लेंगे। अब थोड़ी सी घिनौनी लग रही है कैलकुलेशन, रेशियो तो निकाल ही लो। एन या ओ में से किसी एक को 1 ले लो, अक्सर ऑक्सीजन 1 जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन को लेकर देखते हैं, डिवाइड बाय दिस नंबर, ये हो जाएगा ऑक्सीजन कितनी आएगी, 69.5 अपॉन 16 इंटू 14 अपॉन 30.5, और ये हो जाएगा 1। एन और ओ का रेशियो ले, कितना हो गया ये, 7 और 8, कुछ फायदा हुआ से 30.5। गंदगी गंदगी गंदगी। लेट्स सी हाउ मच डज दैट कम आउट टू बी। और वैसे इंटीजर है, अपने को पता ही है, थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो पाप नहीं लगेगा। 30.5 को 30 मान लो, और इसको 70 मान लो, जो 7/8, 7 7 49, 8 3 24, लगभग लगभग इतना है। 24 2 48, इंटीजर ही होना है, 2 होगा, ये NO2 आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है, हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये। मोलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, 46, जोड़ के देखो, और मोलर मास 92 लिखा है, तो 46 का दुगना N2O4, ऐसे लिखा, ऐसे, राइट। मैंने दोनों तीनों तरह से दिखा दिया आपको करके, सब तरह से तमाशा, कैसे भी चाहो देखिए। Percentage of selenium in peroxidase enzyme is 0.5% by weight. Then minimum molar mass of peroxidase anhydrase enzyme is, peroxidase anhydrase, कितना खतरनाक नाम लगता है, तो दम नहीं है इसमें। अपने को तो बोला है इतने परसेंट बाय मास, इसका मतलब कितना, अपन कहते हैं कि
0.5 ग्राम सिलीनियम होगा किसमें, इतने परसेंट है तो ये 100 ग्राम एंजाइम, इतने ग्राम सिलीनियम होगा 100 ग्राम एंजाइम। और एक मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें कम से कम एक एटम तो सिलीनियम का होगा, कोई आधा चौथाई पौना एटम तो हो नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे कि मिनिमम 1 एटम ऑफ सिलीनियम होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। तो 1 मोल सिलीनियम एटम्स जरूर होंगे 1 मोल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होता है मोलर मास और 1 मोल सिलीनियम होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ सिलीनियम एटम्स अवश्य होंगे अगर किसमें, एक मोल कंपाउंड या मोलर मास के बराबर। मोलर मास कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो निकाल लें। ठीक, कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि भाई आधे ग्राम में सिलीनियम किसमें था, 100 ग्राम में। तो 78.4 ग्राम सिलीनियम कितने में होगा, कम से कम 78.4 इंटू 100 अपॉन आधा, इतने ग्राम एंजाइम होगा। देख रहे हैं, अगर ऐसा है और इतने ग्राम एंजाइम होना है, लेकिन इतने ग्राम जो होगा वो तो कम से कम 1 मोल मॉलिक्यूल्स में होगा, यानी कि ये हो जाएगा कम से कम इतना मोलर मास तो जरूर है, कम से कम इतना मोलर मास जरूर है, मिनिमम मोलर मास आ गया। ओह ये इतना है, जी हाँ ये इतना है, कितना आएगा ये, वेल ये आ गया 7840 इंटू 2 विच इज 15680, 1 2 3 4 1.58 into 1.568 into 4. D is the answer. Yes, indeed, D is the answer. वाओ, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट की और बात हो रही है मोलैलिटी की। मोलैलिटी ऑफ एन aqueous solution of ethanol is 1.33 मोलल। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तुतला रहे हो, मोलल बोल रहे हो, तुतला नहीं रहे। मोलैलिटी क्या थी, मोलैलिटी थी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कहां से शुरू करेंगे, लेट अस कंसिडर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कौन है सॉल्वेंट, इथेनॉल। लेट अस कंसिडर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg इथेनॉल है आपके पास। अगर 1 किलो इथेनॉल है तो उसमें 1.33 मोल क्या होगा, क्षमा चाहता हूं, सॉल्वेंट इथेनॉल नहीं है, सोल्यूट है। 1 kg पानी है, एक्वस बोला है ना, पानी है, उसमें इतने मोल्स होंगे इथेनॉल। ज्यादा उत्साह में बोल गए है ना, उसमें इतने मोल्स होंगे इथेनॉल के। बस सोल्यूट पानी, सॉरी इथेनॉल, सॉल्वेंट पानी और सॉल्यूशन। मास, मोलर मास, मोल, ऐसे निकलेगा ये। इथेनॉल का मोलर मास क्या, पानी का तो 18 होता है। इथेनॉल C2H5OH C2H6O46, C2H6O C2H6 3046, सही बोला है। ये तो गए मोलर मास इनकी। मासेस कितने हैं, अपन को बोला है 1 kg सॉल्वेंट लो, तो 1 kg सॉल्वेंट है और उसमें 1.33 मोल्स इथेनॉल के हैं, ऐसा बताया गया है। मास कितना है, ये कितनी है, 4/3 मोल्स। तो क्या मास, क्या एक हमें डिटरमाइन करना है मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट के मोल और निकालने, कितने मोल होंगे, 1000/18 500/9, तो टोटल मोल्स 4/3 प्लस 500/9 विच इज 12/9 प्लस 500/9, 512/9, इतना आ जाएगा। 512 डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 की जगह 10 होता तो ये 5 1.2, तो इतने मोल्स हो जाते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन इज 4/3 डिवाइडेड बाय 512/9, 4 into 3 upon 512, 4 1 जा 4 5 11 4 2 जा 8 32, 4 8 जा 32, तो 3 upon 128, 3 upon 128 कितना होता है, 3 upon 128 और गंदी संख्या है,
तो 0.003 अपॉन 0.128, मुझे पता है 0.125 का रेसिप्रोकल होता है 8, तो लगभग है 0.003 इंटू 8 विच इज 0.024। ओह, ये सही है, लगता तो यही है। Units of parts per million or parts per billion are often used to describe the concentrations of solutes in very dilute solutions. The units are defined as the number of grams of solute per million or per billion grams of solvent. यहां तक पूरी गप्पाबाजी है। पीपीएम और पीपी की डेफिनेशन रिवाइज करिए। 1 मिलियन कितना होता है 10⁶, 1 बिलियन कितना होता है 10⁹। उनमें से कितने ग्राम्स हैं गिवन सब्सटेंस के, वो पूछा है। बे ऑफ बंगाल हैज 1.89 ppm of lithium ions. Most interesting. The molality of lithium ions in this water is पीपीएम दे रखा है और मोलालिटी पूछी है। पीपीएम से शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास 1 मिलियन ग्राम्स वाटर है, सी वाटर है, बे ऑफ बंगाल का वाटर है, तो उसमें 1.89 ग्राम्स होंगे लिथियम आयंस। पक्का। इतने ग्राम पानी में है, इतने ग्राम लिथियम आयन, कितने मोल्स हैं 1.89 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है 7, एटॉमिक मास 7, इतने मोल्स हैं लिथियम आयंस के। और ये कहता है ये है 1000 किलो पानी, 1000 किलो सॉल्वेंट में है इतने मोल लिथियम आयन। अरे तो 1 kg सॉल्वेंट में होंगे कितने 1.89 अपॉन 7 इंटू 10⁻9 सॉरी 10⁻3 मोल्स लिथियम आयंस। और 1 kg सॉल्वेंट में जितने हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही तो है मोलालिटी। तो मोलालिटी कितनी हो गई, यही हो गई मोलालिटी। ओहो, ये कितनी है, डिवाइड करो 7 2 18 नहीं 14 49 7 7 2.7 इंटू 10⁻4 मोलल, 2.7 इंटू 10⁻4 मोलल, ये आ गई मोलालिटी। डन। 1.84 grams of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate was heated to a constant weight. हीट करोगे तो क्या होगा, CaCO3 को हीट करोगे CaO प्लस CO2, MgCO3 को हीट करोगे तो मिलेगा MgO प्लस CO2, दोनों से CO2 निकल जाएगी। Constant weight of the residue was found to be 0.96 grams. Calculate the percentage composition of calcium carbonate. Carbonate mixture of mixture कहना चाहिए, या the percentage of calcium carbonate in the mixture. मिक्सचर में CaCO3 का परसेंटेज कितना था हमको नहीं पता, क्या करेंगे। इसको 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, पॉपुलर है और बड़ा रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है। कैसे, हमने कहा कि भाई मान ले m ग्राम्स है कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1.84 माइनस m ग्राम्स हो जाएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। मोल्स कितने हैं मोल कितने हैं बोल। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 और मैग्नीशियम का कार्बोनेट 60, कैल्शियम 40, तो 100 हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है 84 होगा, हाँ 84। तो m बाय 100 और दिस अपॉन 84, इतने मोल्स हैं इसके। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, m अपॉन 100 प्लस 1.84 माइनस m अपॉन 84, गिनौना, इतने मोल्स होंगे CO2 के। और यही है वो CO2 जो उड़ी बाबा होके चली गई। तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, अच्छा मोल्स ऑफ CO2 कितने, 1.84 में से 0.96 बच गया, तो उड़ क्या गया, जो डिफरेंस है वो उड़ गया। कितना है वो 0.84